जय गुरुदेव। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्नों को हल किया था। आज हम उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा सब प्रश्न है 31वां नंबर। यहाँ पूछ रहे हैं, देखिए प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। पूछ रहे हैं कि आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। प्रश्न की डिमांड क्या है? प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि आधुनिक हिंदी गद्य का जनक कौन है। ठीक, अब हम लोग विकल्प को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र। तो हमें पता है कि जो आधुनिक हिंदी गद्य के जनक के रूप में किसे जाना गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक, और आपको ध्यान होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किस नाम से, ठीक है, तो उन्होंने आधुनिक काल को क्या कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बन चुका है, आप सोच लीजिए। ये प्रश्न बन चुका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या संज्ञा दी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा। अच्छा, अब हम लोग ध्यान दे देते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और किस युग को क्या कहा। ठीक, किस काल को क्या कहा? तो हमें पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कह दिया वीर गाथा काल। और ये भी प्रश्न आ चुका है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा। ठीक है, तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा। ठीक है, भक्ति काल को तो भक्ति काल ही कहा, रीति काल को भी रीति काल कहा, और आधुनिक काल को गद्य काल कहा। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ से प्रश्न बने। और एक प्रश्न ये भी बना हुआ है कि वीर गाथा काल, आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा किसने दिया? तो इसे भी जो है वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। तो हमारे कई प्रश्न तैयार हुए, एक प्रश्न से कई प्रश्न तैयार हुए। अब हम लोग ध्यान देंगे किस पर? अब हम लोग ध्यान देंगे कि इसकी व्याख्या क्या है। बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो व्याख्या में ये कह रहे हैं, तो व्याख्या में देखिए कह रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने हिंदी गद्य को एक निश्चित दिशा और सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। उनके नाम पर ही हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा प्रदान की गई। ठीक, जो भारतेंदु युग की संज्ञा है वो जो है भारतेंदु के कारण ही जो है प्रथम चरण जो था भारतेंदु के कारण ही उसे भारतेंदु युग की संज्ञा दी गई। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने साहित्य के विकास, प्रचार एवं प्रसार हेतु एक मंडल की स्थापना की जो भारतेंदु मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि ऐसे भी प्रश्न बने हुए हैं कि निम्न में से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन सा नहीं है या है। ठीक, तो उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि उस मंडल के प्रमुख साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त, तोताराम, ठाकुर जगमोहन सिंह तथा अंबिका दत्त व्यास। देखिए इस प्रश्न से हम लोगों ने क्या क्या सीखा। एक तो हम लोगों ने यह सीख लिया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी गद्य के जनक हैं। एक चीज़ हम लोगों ने यह भी सीख लिया कि आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा। और सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि भारतेंदु मंडल में कौन कौन से लेखक शामिल हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास, राधा चरण गोस्वामी, ठीक, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त, तोताराम, अयोध्या ठाकुर जगमोहन सिंह तथा अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे एकदम ध्यान से देखते हुए। और इसका तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, कभी भूलेगा ही नहीं। ठीक, कह रहे हैं कि देखिए भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ। देखिए सबसे पहली बात तो ये जानिए
कि भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ और इसके लेखक कौन थे, ठीक। तो हम पहले सबसे पहले देखिए विकल्प पढ़ेंगे। 1910 में कह रहे हैं, 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, ठीक। तो हमारे सामने जो विकल्प है, पहला विकल्प 1910 है, 1911, 1912, 1915 है। देखिए 1900 के बाद ही है और 10 के बाद है, लेकिन विकल्प में देखिए इसी तरह विकल्प रखे गए हैं। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है तो आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो इसका ट्रिक देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या ट्रिक है। देखिए जब भारत भारती लिखा हो तो हमें भ को छोड़ देना है, ठीक। भ को छोड़ देना है और केवल देखिए, ठीक है, भ को छोड़ देना और केवल यहाँ पे, ठीक है, र और उसके पहले जो, ठीक है, मात्रा लगी हुई है, जैसे आपने लिखा भारत, तो भा को छोड़ देना है, केवल इसे हम लोगों को अपने ध्यान में रखना है और यहाँ से हमें बना लेना है 12, ठीक। और हमें पता है कि ये रचना 1900 ही है, 1900 के आगे ही है, तो 1912 इसी में इसका रचना काल भी छिपा हुआ है। ध्यान से देखेंगे तो ये प्रश्न अब गलत ही नहीं होगा, ठीक। अब देखिए आगे इसमें कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत भारती काव्य का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ। यह मैथिली शरणगुप्त की प्रसिद्ध काव्य कृति है। इसमें देश के वर्तमान का चित्रण और भविष्य की सुखद कामना की गई है। इसकी विषय वस्तु भी बता दे रहे हैं कि इसमें देश की जो वर्तमान स्थिति है और भविष्य की सुखद कामना की गई है, ठीक है। और देखिए इसी भारत भारती का एक पंक्ति जो बहुत फेमस है कि हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, ठीक है। ये जो पंक्ति है ये भारत भारती से ही है, ठीक। अच्छा, इसी काव्य कृति के कारण इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। अब आप कमेंट में बताएंगे इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया, ठीक है। आप कमेंट में क्या बताएंगे कि इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया। देखिए कोई भी लेखक हो, अगर उनका उपनाम आता है, चर्चित लेखक हैं, तो प्रश्न वहाँ से बनते हैं, तो उपनाम पे हम ध्यान देते चलेंगे, ठीक। अब देखिए आगे प्रश्न जो है मैथिली शरणगुप्त से ही, ठीक, ध्यान से पढ़ेंगे और इस प्रश्न को हम लोग यहीं तैयार कर लेंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं, प्रश्न का डिमांड क्या है, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं कि रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित सुव्यवस्थित वर्ग है, ठीक। कौन सा ऐसा इसमें विकल्प है जो आरोही मतलब काल क्रमानुसार व्यवस्थित है। पहले विकल्प में दे रहा है साकेत, यशोधरा, जय भारत, द्वापर, ठीक है। दूसरे विकल्प में साकेत, जय भारत, द्वापर, यशोधरा, ठीक। साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, ठीक। चौथे विकल्प में देख रहे हैं साकेत, द्वापर, यशोधरा, जय भारत, ठीक। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि ये चारों में कॉमन है साकेत, ठीक है। तो हमें जैसे हम मान लें हमें प्रश्न नहीं आ रहा है, ठीक, तो हमें ये तो पता चल गया कि साकेत पहले है। अब हमें दिमाग कहाँ लगाना है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि साकेत तो 1931 में है, ठीक है, इनकी बहुत चर्चित रचना। और साकेत में कुल कितने सर्ग हैं, तो साकेत में कुल 12 सर्ग हैं, ठीक है। नेट के पाठ्यक्रम में यह भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी रचना कब की है इन्होंने, इसकी रचना 1931 ईस्वी में इन्होंने किया, ठीक है। यह भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए आगे हम बताते हैं। अब यशोधरा इनका कब है, ठीक। तो उसके बाद है इनका यशोधरा, किस ईस्वी में, 1933 में है। किस में है, 1933 में है। यशोधरा कब है, 1933 में है, ठीक। 1933 में क्या है, यशोधरा है। और द्वापर कब है, द्वापर इनका 1936 में है। और सबसे अंत में देखिए, हमें अगर अंत वाला भी ध्यान हो ना, तो भी हम इस प्रश्न को आराम से सही कर सकते हैं कि हमें पता है कि इनका जो जय भारत था 1952 में है, ठीक है, 1952 में है। अगर हमें पहला पता हो और अंतिम पता हो, ठीक है, तभी दो मतलब दो विकल्प तो कट ही गए। तीसरे चौथे पे दिमाग लगाना है। हमको पता है कि साकेत 1931 में, यशोधरा 1933 में, द्वापर कितने में, कमेंट करके बताइए, 1936 ईस्वी में, ठीक है। और जय भारत आपका 1952 ईस्वी में, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न तैयार हो गया होगा। थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, एक बार और सुन लीजिएगा, एकदम तैयार हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे और चीज़ों को तैयार करते हुए चलेंगे। लिखिए छायावाद से कथन, शानदार, ठीक। देख लीजिए छायावाद का ये चौथा प्रश्न है। एक पेपर में, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में छायावाद से चौथा प्रश्न, तो हम यह दिमाग लगा सकते हैं, इस बात पर ध्यान दे सकते हैं अगर आप गंभीर अभ्यर्थी हैं कि
जो चर्चित युग है, जहाँ से प्रसिद्ध कवि हैं, वहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक, अब देखिए बहुत शानदार कथन कह रहे हैं कि छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया, ठीक है, स्थूल के विरुद्ध, ठीक है, सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा। ऐसे दो कथन हैं, ठीक है, इसी से जुड़े हुए दो कथन हैं। तो पहले तो हम ये जानेंगे हमारा प्रश्न क्या है, उसमें क्या सही होता है। पहले विकल्प में कह रहा है कि स्थूल के प्रति विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा, तो पहले विकल्प में दे रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो हमें देखिए दो विकल्प जो चर्चित लेखक हैं मिलती जुलती है, तो उन दोनों को अगर आपको कन्फ्यूजन है तो डॉक्टर रामविलास शर्मा भी दे दिए हैं, डॉक्टर नगेंद्र भी। इस प्रश्न का सही उत्तर पहले हम लोग जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र जी, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र जी सही हैं। अब हम यहाँ ध्यान देते हैं कि ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ठीक है, लेकिन रामविलास शर्मा जी कहते हैं नहीं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, वरन क्या है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ठीक है, और यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान में हुआ था, इसलिए उनके साथ मध्य वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। ठीक, मतलब देखिए अगर हमसे पूछ ले कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा, तो हम डॉक्टर नगेंद्र मारेंगे। अगर हमसे पूछ ले लंबा कथन क्या, कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, वरन क्या, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ठीक है, जो थोथी नैतिकता थी, जो रूढ़िवाद था, जो सामंती साम्राज्यवादी व्यवस्था थी, उसके प्रति विद्रोह के रूप में क्या, विद्रोह के रूप में सामने आया छायावाद। ये रामविलास शर्मा जी कह रहे हैं। ठीक, अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा, मतलब रट जाइए, रट जाइए, शुक्ल जी जहाँ दिखे रट जाइए। कह रहे हैं कि छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। ठीक है, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि छायावाद को दो अर्थों में हम समझ सकते हैं। पहला तो रहस्यवाद के अर्थ में। अब ऐसे भी प्रश्न बनते कि छायावाद को रहस्यवाद के रूप में किसने ग्रहण किया है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है, आचार्य शुक्ल। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि जो महादेवी वर्मा है उन्हें रहस्यवादी कवयित्री की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, दूसरा देखिए पहले इस कथन को पूरा करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में। ठीक है, आप एक रहस्यवाद के अर्थ में समझ लीजिए, किनारे कर लीजिए रहस्यवाद। ठीक है, आचार्य शुक्ल हैं तो उनकी छोटी छोटी बातों को तोड़ तोड़ के किनारे करिए, रहस्यवाद। कह रहे हैं दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। ठीक है, अब यहाँ दूसरी बात निकाल के रख लीजिए कि काव्य शैली, ठीक है, काव्य शैली इसी को क्या कहते हैं, या पद्धति विशेष, पद्धति विशेष, विशेष। ये हम लोगों का सही हो गया। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, देखिए छायावाद से संबंधित कोई भी कथन जो चाहे डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हो, महादेवी वर्मा जी का हो, प्रसाद जी का हो, ठीक, मतलब सारे कथन बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए जो है हम लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए कह रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी क्या कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी बहुत ही जो है सरल शब्दों में अपनी बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि परमात्मा की छाया में जब, देखिए परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगे, ठीक, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। देखिए यहाँ जो है गलती है, ये राम है तो राम कुमार वर्मा, ठीक है, राम कुमार वर्मा। देखिए क्या है, हमको बस इतना ध्यान रखना है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया जब परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। कितनी बड़ी बात, राम कुमार वर्मा जी ने कहा। देखिए अब देखिए प्रश्न, देखिए हायर में प्रश्न पूछा ये, और ये यूपी पीजीटी में प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, हायर में पूछने से पहले ये प्रश्न यूपी पीजीटी में पूछा गया। तो
इससे क्या पता चलता है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उन्हें तैयार करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, अगर आसानी से हमें जो है युद्ध भूमि को जीतना है तो प्रश्न पे विचार करते हैं बहुत आराम से पढ़ते हुए। ठीक है, चलेंगे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि क्या कि पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? पहले विकल्प में हमारे सामने लोकायतन, चिदंबरा, गीतहंस, ग्राम्या। 4 विकल्प हैं और चारों इन्हीं की रचना। और देखिए, अब हम करेंगे अलग। ठीक, देखिए गीतहंस पे कोई पुरस्कार नहीं मिला, हमें पता है। ग्राम्या पे कोई पुरस्कार नहीं मिला। इनकी 2 रचना है, इन दोनों पे पुरस्कार मिला है, लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि इस रचना पे इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? सोवियत लैंड मिला है। ठीक, सोवियत लैंड। हाँ, और चिदंबरा पे मिला इन्हें ज्ञानपीठ। और आपको पता भी होगा कि 1968 का सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो पंत जी को ही प्राप्त हुआ। ठीक है, पंत जी को ही 1965 का सबसे पहले जो पुरस्कार प्राप्त हुआ, कौन सा? सबसे पहला पुरस्कार ज्ञानपीठ का पंत जी को ही प्राप्त हुआ। कब? 1968 में। ठीक, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए, हम पंत जी की रचनाओं को पढ़ते हुए आराम से चलेंगे, बहुत ध्यान से, एकदम अपना 100% हम लोग दिया जाएगा। ठीक, कह रहे हैं क्या कि सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा काव्यकृति के लिए 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक, सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। मतलब जो छायावादी चतुष्टय की बात की गई है, उसमें से एक कौन है? पंत जी हैं। उनको छायावाद का विष्णु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु कहा जाता है। और सुनिए, ये अरविंद दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे। ठीक, उनकी प्रमुख रचना कौन सी? उच्छ्वास 1920 में, ग्रंथि 1920 में, बीड़ा 1927 में, पल्लव 1928 में। इसका प्रकाशन वर्ष और इसकी विशेषता एक और जान लीजिए कि इसे छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, मैनिफेस्टो। ठीक है, मैनिफेस्टो किसका? छायावाद का। ठीक है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न भी बन चुका है कि छायावाद का मैनिफेस्टो किस ग्रंथ? ठीक है, तो पल्लव 1928। ठीक, गुंजन। अब देखिए, और इनकी अगली रचना युगांत 1936, युगवाणी 1939। युगवाणी तो इनके युग की गंगा कमेंट करके बताइए। ठीक है, ग्राम्या 1940, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, लोकायतन। देखिए, लोकायतन इन्हीं की है, उस पर सोवियत लैंड हम लोग पढ़ा है। चिदंबरा 1959 में। ठीक, तो देखिए यहाँ से देखिए, चिदंबरा का प्रकाशन वर्ष भी इम्पॉर्टेंट है कि कब प्रकाशित हुई। ठीक, तो हम तुरंत ध्यान देंगे। चिदंबरा कब प्रकाशित हुई? चिदंबरा प्रकाशित हुई आपका कब? चिदंबरा प्रकाशित हुई 1959 में। ठीक है, 1959 में चिदंबरा कब प्रकाशित हुई? चिदंबरा 1959 में प्रकाशित हुई। हाँ, और इसको साहित्य अकादमी मिला 1968 में। ठीक, अब देखिए, अब हमारा प्रश्न प्रयोगवाद से है। देखिए, आधुनिक काल, छायावाद, ठीक है, अब प्रयोगवाद, ये सब कितना महत्वपूर्ण है कंपटीशन की दृष्टि से। ठीक, कितना महत्वपूर्ण है, प्रश्न पे प्रश्न बनते ही जा रहे हैं। देखिए, आगे नई कविता से भी प्रश्न है, तो हम लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा तार सप्तक का कवि है? हमसे पूछ रहे हैं कौन सा, मैं लिस्ट दे रहा हूँ मैं 4, बताइए तार सप्तक का कवि कौन है। तो देखिए, पहले विकल्प में धर्मवीर भारती। पहले विकल्प में क्या है? धर्मवीर भारती। दूसरे विकल्प में शमशेर बहादुर सिंह। तीसरे विकल्प में अज्ञे जी। और चौथे विकल्प में है नरेश मेहता। ठीक है, तो देखिए, हम थोड़ा भी ध्यान देंगे तो हमें पता है कि तार सप्तक का जो है प्रकाशन किसने किया? अज्ञे जी ने किया। कब किया? 1943 में किया। ठीक, ये हमारा स्पष्ट है। तो हमें पता है कि जो अज्ञे जी हैं जब इस विकल्प में, देखिए हम मान रहे हैं हमें कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, हम पहली बार प्रश्न देख रहे हैं, लेकिन हमको ये पता है कि तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था। तो तार सप्तक, ठीक है,
अज्ञेय जी ने किया 1943 ईस्वी से। तो अगर इस पे भी हम थोड़ा विचार करें तब भी हमारा प्रश्न सही होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अज्ञेय। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग ये जाना जाए कि इनमें जो 3 विकल्प हैं वो किसी तार सप्तक के हैं। ठीक है। तो देखिए, धर्मवीर भारती ये दूसरे तार सप्तक के, नरेश मेहता जी दूसरे तार सप्तक के, शमशेर बहादुर जी दूसरे तार सप्तक के, भवानी प्रसाद मिश्र जी दूसरे तार सप्तक के। तो हमारा जो है यह प्रश्न सही हो गया। अब देखिए, आगे हम प्रश्नों को पढ़ते हैं बहुत ध्यान से, एकदम समझते हुए चलेंगे मज़ेदार ढंग से। कह रहे हैं क्या? व्याख्या इसकी पढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि अज्ञेय जी अज्ञेय तार सप्तक के कवि हैं। ठीक। 1943 ईस्वी में अज्ञेय ने 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संपादन किया। कब किया? 1943 ईस्वी में किया। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। ठीक है, जिसमें इन 7 कवियों की कविताएं संकलित हुई हैं। और वो कवि कौन कौन से हैं? ठीक है, तो पहले कौन से हैं? अज्ञेय जी। ठीक है, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ? अज्ञेय जी का जन्म मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 1911 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले अज्ञेय जी का नाम ही है। ठीक है, फिर रामविलास शर्मा जी हैं, फिर मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध का जन्म 1917 में हुआ। ठीक। तो देखिए, गजानन माधव, मुक्तिबोध, नेमचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल जी, प्रभाकर माचवे जी, गिरजा कुमार माथुर, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अज्ञेय। ठीक है, ये लोग क्या हैं? ये लोग आपके तार सप्तक के कवि हैं। ठीक। अब अगला प्रश्न हमारे सामने नई कविता से पूछ रहे हैं। ठीक, एकदम आराम से हम लोग पढ़ेंगे। हमसे कह रहे हैं कि नई कविता से प्रश्न है। ठीक है, किससे? नई कविता से। और क्या प्रश्न है? कह रहे हैं कि निम्न में से, ठीक है, क्या इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबद्ध नहीं रहा है? नहीं मिला, किनारे करिए गोला करके, नहीं। प्रश्न के आगे लिखिए नहीं, पूछ रहा है हमसे। ठीक है, नहीं है। तो कुंवर नारायण, नेमचंद जैन, अजीत कुमार, ठीक है, और दुष्यंत कुमार। ठीक है, तो हमको पता ये है कि नेमचंद जैन, थोड़ा भी हम ध्यान देंगे तो हमें पता चल जाएगा नेमचंद जैन जी किससे संबंधित हैं? ये हैं तार सप्तक वाले। ठीक, तो हमारी ये उत्तर सही हो गया। इसमें से उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा कवि नई कविता संबंध नहीं है? नेमचंद जैन। आगे हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि नेमचंद जैन का नई कविता से संबंध नहीं रहा है। वे अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक 1943 ईस्वी के 7 कवियों में से एक थे, जबकि कुंवर नारायण, अजीत कुमार तथा दुष्यंत कुमार नई कविता के कवि हैं। अतः विकल्प बी सही है। ठीक है, कुंवर नारायण किसके बता रहे हैं? तो इन्हें बता रहे हैं नई कविता से संबद्ध है। अगले प्रश्न पे हम लोग जाते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न। और पत्रिका से प्रश्न आ गया, और प्रश्न को आराम से पढ़ते हुए चलें। कह रहे हैं प्रभा। प्रभा का अर्थ क्या होता है? चमक। तो हमसे कह रहा है कि प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? ठीक, किसने किया बताइए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? पहले विकल्प में हरिवंश राय बच्चन, धूमिल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, प्रभाकर माचवे। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया। यहीं पे ध्यान दे देना है कि बालकृष्ण ने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया। आगे व्याख्या पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया था। सन 1913 में कालूराम गंगरोड ने खंडवा के प्रभा का संपादन आरंभ किया था। आगे चलकर माखनलाल चतुर्वेदी, उनके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन ने इसका संपादन किया। देखिए, आपने प्रश्न से क्या समझा? देखिए, यदि इस विकल्प में, ठीक है, जो उत्तर के विकल्प दिए गए हैं उसमें माखनलाल चतुर्वेदी भी दे देता, कालूराम गंगरोड ने भी दे देता, तो प्रश्न क्या विवादित हो जाता। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि प्रभा नामक पत्रिका के संपादन से और कौन जुड़ा था? ठीक है, माखनलाल, कौन? माखनलाल चतुर्वेदी जी भी जुड़े थे प्रभा से। ठीक है, और कौन?
कालूराम गंगरोथ। ठीक, तो ये चीज़ें हम लोग ध्यान देते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने, ठीक है। अब देखिए फिर से जो हम प्रयोगवाद से प्रश्न, छायावाद से प्रश्न, तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता। क्या कह रहे हैं कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए। हमसे इसकी विशेषताओं से पूछ रहे हैं प्रश्न, और पूछ रहे हैं कि जो प्रवर्तक थे, प्रयोगवाद के प्रवर्तक मतलब अज्ञेय जी, प्रश्न का डिमांड समझिए। अज्ञेय जी के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए। ठीक, तो विकल्प पे विचार करते हैं। मात्रिक छंदों के बजाय वर्णवृत्तों का प्रयोग, बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा, नई नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का संपूर्ण निषेध। तो इसका सही उत्तर हो गया नई नई राहों का अन्वेषण। ठीक है, नई नई राहों का अन्वेषण। प्रयोगवादी कवि किसी एक स्कूल के कवि नहीं है। अज्ञेय जी ने खुद कहा कि प्रयोगवादी कवि किसी स्कूल के कवि नहीं है, वे नए नए राहों के अन्वेषण है। ठीक, अब देखिए, अब इस प्रश्न में कहते हैं कि व्याख्या में कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का मुख्य जो तत्व है, नई नई राहों का अन्वेषण होना चाहिए। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है। अज्ञेय ने तार सप्तक के कवियों के बारे में लिखा है, यह सातों कवि किसी स्कूल के नहीं हैं, वे राही नहीं है अपितु राहों के क्या हैं, अन्वेषी हैं। अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी सही है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा विकल्प सी सही हो गया। अब देखिए, हमारे लिए यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ये कथन भी बन चुका है प्रश्न कि क्या यह अज्ञेय जी ने क्या लिखा है, यह सातों कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, वे राही नहीं है अपितु राहों के अन्वेषी हैं। राही नहीं है, वो अपनी राह खुद खोज रहे हैं, उसका अन्वेषण खुद कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, उपन्यास से। ठीक है, तो देखिए हमारे सामने प्रश्न आता है कि ठेठ हिंदी की ठाठ, ये एक बार प्रश्न पूछा, इसकी विधा नेट में पूछा। एक बार नेट में मैं देखा हूँ कि विधा पूछ लिया, किस विधा की रचना है। एक बार सीधे दिया कि ठेठ हिंदी की ठाठ किसकी रचना है। इनकी दो रचनाएं, ठीक, और इतनी महत्वपूर्ण कि मतलब कोई पेपर खाली नहीं जा रहा है। ऐसा जो है इनका। तो देखिए कह रहे हैं कि ठेठ हिंदी का ठाठ। अच्छा, पहले हम लोग विकल्प पढ़ते हैं कि कौन कौन लोग उत्तर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रेमचंद। प्रेमचंद कैसे हो सकते हैं। हाँ, निराला, निराला भी, दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओधी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या पढ़ते हैं और उसके बाद कुछ नए तथ्यों को भी जानेंगे। कह रहे हैं कि ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधकेला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध के उपन्यास हैं। ठीक, ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला, इसका एक नाम क्या है, देवबाला है। देवबाला अगर उपन्यास पूछ ले तो देखिए अभी तो हम लोग सुन रहे हैं तो लग जाएगा हाँ ठेठ हिंदी की, लेकिन परीक्षा में उस तनाव में हो सकता है ध्यान ही ना आए, तो इसको हम लोग ध्यान दे देंगे। इसका नाम क्या है, देवबाला है। ठीक, देवबाला है। देवबाला, देवबाला किस उपन्यास का दूसरा नाम है। ठीक है, तो ठेठ हिंदी की ठाठ। और आपको एक तथ्य और बताऊं कि इसी को मुहावरे की पाठ्य पुस्तक भी कहते हैं। क्या, मुहावरे की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, किसको, देवबाला को ही, मतलब ठेठ हिंदी के ठाठ को। अधखिला फूल 1907 ईस्वी में आया। ठीक है, 1907 ईस्वी में। अब देखिए ठेठ हिंदी की ठाठ या देवबाला में क्या है, अनमेल विवाह का दुष्परिणामों का चित्रण किया गया है, जबकि अधखिला फूल में क्या है, धर्म की महत्ता का वर्णन करते हुए धार्मिक अंधविश्वासों के दुष्परिणामों को चित्रित किया गया है। ठीक, क्या है कि धर्म की महत्ता की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो धार्मिक आडंबर हैं, जो बाह्यडंबर हैं, उस पे भी चोट कर रहे हैं। ठीक है, उसका जो दुष्परिणाम होगा उसको भी चित्रित कर रहे हैं। अगला प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न। ठीक है, और आचार्य शुक्ल से जुड़ा प्रश्न। कैसे, बताते हैं आगे। कह रहे हैं कि परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। ठीक, हमें यह पता है कि इसे प्रथम उपन्यास भी कहा गया है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास कहा है, इसलिए हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। और जब आचार्य शुक्ल ने कह दिया जो बात, तो
उससे जुड़ी हुई सारी बातों को आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। 1882 में इसका रचनाकाल था। और आपको यह बता दें कि परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? ए सही हो गया। देखिए 1882 एक विकल्प में दे रहा है, 1884, 1883, 1885। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है तो आप प्रश्न को गलत कर देंगे, इसलिए ऐसे प्रश्न परीक्षा में ना गलत हों तो हम लोग जो है हमेशा लीड लिए रहेंगे। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1882 ईस्वी है। लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु उपन्यास हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, ठीक। इसमें एक सेठ के पुत्र मदन मोहन की कथा। आप देखिए पात्र भी क्लियर कर लीजिए कि ठीक है, मदन मोहन नामक पात्र, ठीक है, किसमें? परीक्षा गुरु में, जो युवावस्था में अपने मित्रों शंभू दयाल व चुन्नी लाल कि कुसंगत में पड़कर अपना धन, यौवन, चरित्र आदि सब कुछ गवा देता है। अंत में वह अपने सच्चे हितैषी मित्र ब्रज किशोर, ठीक है, ब्रज किशोर उसका सच्चा हितैषी मित्र जो वकील रहता है, ठीक, जो वकील रहता है, उसके प्रभाव में आकर ये जो है सही हो जाता है, एक अच्छा आदमी बन जाता है, ठीक है। देखिए फिर कह रहा है कि मदद से पुनः सही रास्ते पर आता है। तो हमें क्या ध्यान देना है? हमको कुछ बातों को एकदम ध्यान से कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। दूसरा ये बात ध्यान देना है, इसका प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी में है। तीसरी सबसे जरूरी बात, इसके रचनाकार लाला श्रीनिवास दास हैं। चौथी सबसे जरूरी बात कि इसमें मदन मोहन, शंभू दयाल, चुन्नी लाल और ब्रज किशोर 4 प्रमुख पात्र हैं, ठीक है। और अगर हम यह जान लें कि मदन मोहन बिगड़ैल है, ब्रजकिशोर अच्छा है, ब्रजकिशोर को ध्यान दीजिए, भगवान कृष्ण ब्रज की बात हो रहा है तो वो जाहिर सी बात अच्छे होंगे। तो ब्रजकिशोर एक अच्छा आदमी मदन मोहन को सुधार देता है, लेकिन शंभू दयाल और चुन्नी लाल आज के समाज में भी फैले हुए हैं, जो अपने मित्रों को गलत रास्ते पे लाते हैं। लेकिन इस समाज में ब्रजकिशोर जैसे भी मित्र हैं जो अपने मदन मोहन नामक मित्र को, ठीक है, जो अपने घुरहु नामक मित्र को सही रास्ते पे लाते हैं। तो आज जो है हम लोग इतने लगभग 11 प्रश्नों को हल किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको 11 प्रश्न याद तो हो ही गए होंगे, ठीक है। और नहीं भी याद हुए होंगे तो आप विकल्प देख के अब सही कर लेंगे। तो ठीक है, फिर मुलाकात होगी। जय गुरुदेव।